जब आज का दिन स्मरण करते हैं तो हमारी आंखों के सामने एक ऐसा भारत दिखता है कि उसको हम किस रास्ते पर समझें। तो आप सभी ने छत्रपति शिवाजी का पत्र भारत के एक हिंदू राजा जय सिंह के नाम जो लिखा था उसको आपने सुना और आपके मन में भाव जगा होगा कि यह जो पत्र है यह भारत के लिए कितनी प्रेरणा की बात है। आज हम सभी इस कोरोना के काल में इस केंद्र पर लगातार पिछले 2 महीने से चलती हुई शाखा के स्वयंसेवकों के द्वारा हम सभी मन में भाव जगा करके कि हम हिंदू साम्राज्य दिवस पर एकत्र होने चाहिए, इसलिए यह महसूस करते हैं कि लगभग 75-80 दिनों के बाद यहाँ इतनी संख्या में एक साथ स्वयंसेवक अनुशासन के साथ बैठे हैं। यह संघ की उपलब्धि है। आज हम विचार कर रहे हैं कि जो भारत है, क्या भारत ऐसा ही था? क्या भारत इतना छोटा था? तो हमको ध्यान में आएगा कि भारत छोटा नहीं था, भारत बहुत विराट था। यह भारत क्या जिस स्थिति में दिख रहा है ऐसी स्थिति में था। तो हमको इतिहास के पन्ने जब पलटते हैं तो हम मौर्य साम्राज्य को देखते हैं, गुप्त साम्राज्य को देखते हैं, विक्रमादित्य का राज्य देखते हैं, हर्षवर्धन का राज्य देखते हैं और एक नौजवान सन्यासी जिसे आदि शंकराचार्य कहते हैं उसके द्वारा स्थापित मठों को देखते हैं, भारत की राष्ट्रीय एकात्मता देखते हैं। लेकिन इस पर चोट कैसे हुआ? अब कल्पना करिए कि जो एक धर्म, जो एक मत, एक पंथ 680 ईस्वी में पैदा हुआ, वह विस्तारवादी दृष्टिकोण को लेकर 712 ईस्वी में भारत पर पहला चोट मारा। स्वयंसेवक बंधु, हमने उसकी चोट को पकड़कर 475 वर्षों तक भारत में मृतकाल कराते रहे। लेकिन हमारे समाज में न्यूनता आई, कमियां आई, बुराइयां आई। परिणाम में हुआ कि दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक में अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान थे। भारत पर आक्रमण शुरू हुआ। हम देखते रहे, सोमनाथ का मंदिर लूटता रहा। 55,000 हिंदू थे, 4,000 अरबियन घोड़ों पर ऐसे लुटेरे थे। उन लुटेरों को हमने देखते रहे और देखते देखते एक दिन आया कि औरंगजेब का शासन आया। औरंगजेब कहना है कि रामचरितमानस लिखने वालों, ऐ रामलीला करने वालों, मैं तुमको चुनौती दे रहा हूं कि तुम्हारी अयोध्या में मैंने 2 कुएं जनेऊ से भर दिए, अर्थात गर्दन काट करके भर दिए। कहीं से कोई आवाज तो आए, कोई आवाज नहीं आई। ऐसा लग रहा था कि यह जो सूर्य हिंदुत्व का है, जो हिंदू धर्म का है, जो सनातन धर्म का है, ये डूब जाएगा। लेकिन स्वयंसेवक बंधुओं, भारत में अवतार होते हैं। मनुष्य को सिखाती है, गुरु का सत्संग मिलता है, पुरुषार्थ विकसित होता है। ऐसा ही सन 1930 में एक बालक जन्मा जीजाबाई की कोख से। वो बड़ा हुआ, 15 साल का ही हुआ था कि उसने ऐसी एक चुनौती कर दी, आपको अंदाजा नहीं होगा। वो खेल खेल में बच्चों के साथ किला जीतने लगा, आदिल शाह का राज्य समाप्त कर दिया। 15 साल का बालक, सोचिए कितना छोटा होता होगा। लेकिन उसके ऊपर आशीर्वाद किसका था? तो समर्थ रामदास का था।
समर्थ रामदास ऐसे थे जो कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक के इस भारत में 1100 से अधिक अखाड़े बनाए थे, मठ मंदिर बनाए थे। कहते थे कि नौजवान जरा आकर के व्यायामशाला में देशभक्ति के लिए, और रोते थे बैठ करके अकेले में कि ये जो नदियां है, रक्त बह रहा है मनुष्यों का, हिंदुओं का। इस पीड़ा में उन्होंने छत्रपति शिवाजी को खड़ा किया। अब वो जब खड़ा हो गया तो वो खेल खेल में आदिल शाह को दरबदर कर दिया, अनेक किलाएं जीत लिया। पिता भी घबराने लगा कि क्या करेगा लड़का, लेकिन मां तो जानती थी कि मेरी कोख की जो ये औलाद है, जो संतान है, जो जन्म लिया है, यह भारत के ऊपर, जो सूर्य के ऊपर जो बादल आ गया है, इस बादल को अपनी भुजाओं से फाड़ेगा। ऐसा बलशाली मेरा पुत्र है, इसकी भुजाओं में बल है। वो कोई पिलपिला नहीं, मेरा बेटा है, बहादुर लड़का है, धैर्य से खड़ा हुआ है। थोड़ा थोड़ा और चुनौती आई उस पर। औरंगजेब की परंपरा का एक ऐसा ही शाखा वार करना चाहा, उसकी अंगुलियां काट दिया, बेटे को हत्या हो गई, वो छोड़ करके दक्षिण बंगाल भाग गया। औरंगजेब को लगा कि अब नौजवान को बहुत दिक्कत करेगा। वो भारत का एक कालखंड है, बहुत चुनौतीपूर्ण समय है, लेकिन उस समय उसने एक बहुत विराट शरीर दैत्य के प्रकार का अफजल खां को लगाया, और अफजल खां ने कूटनीति से एक मीटिंग की जिसको संधि के लिए बैठक करना चाहा। अब छत्रपति शिवाजी बैठक करना चाहा 1659 में। अब छत्रपति शिवाजी कैसा नौजवान है, भारत की शक्ति समझिए। उन्होंने भारत में गुरुला युद्ध की शुरुआत की, अर्थात 1.5 लाख की सेना के सामने 5000, 10,000, 500 की छोटी सी टुकड़ी से हम जीत सकते हैं। वह संधि में वार्ता करने गए। अफजल का सोचा था कि मेरी विराट शरीर की भुजाओं में वो छोटा सा व्यक्ति, उसको मैं गले में पकड़ लूंगा, लेकिन जानता नहीं था कि वो 55 से बड़ा हुआ नौजवान अपने हाथों में बगनखा पहन के गया था। जो अफजल खां ने कोशिश की उस बगनखे से उसके सीने की पूरी हड्डी निकाल करके उसको परस्त कर दिया। स्वयं बंदो, ऐसे पुरुषार्थी को आज हम याद करते। भारत में कोई सोच नहीं सकता कैसा व्यक्ति हो। औरंगजेब की जो दिल्ली और आगरा की सत्ता थी वो समाप्त हो रही। कैसे समाप्त हो रही थी? दक्षिण में छत्रपति शिवाजी ने उसके चूल्हे गिराए, तो इसी मथुरा में गोकुल जाट समाज ने उसके चूल्हे तोड़ने लगे, तो पश्चिम भारत के कोने में सतनामी बंधुओं ने जो धर्म की रक्षा के लिए अपने मस्तक पर साफा बांधा था, उन्होंने तलवार उठा लिया। औरंगजेब के चूल्हे हिलने लगे। औरंगजेब ने सोचा कि इससे संधि के नाम पर इसको पकड़ लूं, पकड़ करके बंद करना चाहा, लेकिन ऐसा छत्रपति शिवाजी, उन्होंने बहुत तरीके से फल की टोकरी में उसके राज्य से भी निकल गए। और स्वयंसेवक बंधु, एक दिन आया। वो दिन कैसे आया? अब विचार करिए कि समर्थ रामदास कहते हैं कि शिवाजी, ये जो नदी बह रही है, देखो इसका रंग लाल दिख रहा है, ये देखो मंदिर भंग हो गया है, ये देखो ये घर में औरतें डरी हुई हैं, सुंदर कोई भी सामान वो नहीं रख सकते हो, इस्लाम के करिंदे आके उठा लेते हैं। वह नौजवान खड़ा हुआ और 1674 में आज ही के दिन ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी को हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। गुरु के स्थान पर कौन था, मार्गदर्शन कौन कर रहा था? तो समर्थ रामदास कर रहे थे। कौन थे? एक विराट संत है। कैसे संत है कि उन्होंने दासबोध नाम की पुस्तक लिखी। आप विचार करें,
पूरा कैसे भारत चलेगा, कैसे राज्य व्यवस्था चलेगी, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी होगी। ऐसे शासक ने राज्य का संचालन 1674 में छत्रपति शिवाजी के हाथों से शुरू किया। हमको विचार करने की जरूरत है कि जिस औरंगजेब के चूल्हे को छत्रपति शिवाजी ने हिला डाला, इतना हिला डाला कि औरंगजेब 1705 में जब मृत्यु के दिन जा रहा था तो अपने तकिए के नीचे 3 पत्र लिख करके गया। 3 पत्रों में जो आज भारत का पूर्वी छोर में एक पूर्वी पाकिस्तान जिसको बांग्लादेश कहते हैं, एक जिसको भारत कहते हैं और तीसरे जिसको पाकिस्तान कहते हैं, इसका विभाजन की ओर पत्र लिखता है। लेकिन बंधुओं, भारत का हिंदुत्व, भारत की हिंदू शक्ति छत्रपति शिवाजी से प्रेरणा लेकर के खड़ी हो गई थी और ऐसा खड़ा हो गया था, ऐसी एक भावना पैदा हो गई थी देश में कि हमने मुगल साम्राज्य का अंत कर दिया। औरंगजेब चला गया, मुगल साम्राज्य का अंत हो गया, लेकिन एक दुर्घटना बीच में घटी। 1599 अर्थात 1600 में अकबर के राज्य में लंदन से आए हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया इंडस्ट्रियल एक्ट में, और ईस्ट इंडिया कंपनी वो 105, 10, 20 वर्षों में ऐसा भारत में अपना जाल बिछा लिया कि अब हम पर वार अंग्रेज करने लगे। हम पड़ोस में बक्सर में हारे, पानीपत में हारे, अन्य जगह हार गए। अब लड़ाई बदल गई हमारी, हम गुलाम होते गए। और एक दिन आया कि हमने स्वराज्य के लिए जब 1897 में इसी मई में, इसी दिनों के 4 दिन बाद जब हमने बिगुल फूंका तो हमारे हाथों को रोक दिया गया और हम पर 1858 में जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का कानून चलता था, वह 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक्ट लागू हो गया। हम भारत के लोग, हमारा निर्णय लंदन की ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में होने लगा। आप सोचिए कैसा कष्ट, कितना दुख है। आज उस दुख का परिणाम है कि आपको सुन के हैरानी होगी कि जिस भारत को औरंगजेब नहीं बांट पाया, अकबर नहीं बांट पाया, गोरी गजनी चले गए, अनेक आताताई चले गए, दुर्भाग्य से 3 जून 1947 को केवल 7-8 लोग बैठे भारत में, 10 बजे बैठे और 1 बजे उन्होंने भारत माता की 2 वीर भुजाएं काट दी। आप सोचिए, वो भारत के लोग थे। कहीं ना कहीं प्रश्न खड़ा करती है कि वो जो 7-8 लोग जो बैठे, उन 7-8 लोगों में एक लॉर्ड माउंटबेटन भी था और सब भारत के भी थे, जिन्ना भी था। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? कितने बड़े भारत को, लाखों वर्षों को भारत को बांटने की औरंगजेब जो साहस नहीं कर पाया, वो हमारे कुछ लोगों ने बैठ करके किया। संसद बंधु, आपको जान के दुख होगा कि दोपहर को 3 जून को 1 बज रहा था, 1 बजे ही भारत के आकाशवाणी से उस समय का अंतरिम लाल जी ने कहा, मैं विभाजन स्वीकार कर रहा हूं, भारत का विभाजन हो रहा है। आप सोचिए अंग्रेज कितने चतुर थे। इधर जब भारत का अंतरिम प्रधानमंत्री बोलता है कि मैं विभाजन स्वीकार कर रहा हूं, हाउस ऑफ कॉमन्स में कह दिया गया भारत का विभाजन हो गया। आज हम सभी को, जो हम स्वयंसेवक हैं, हमको विचार करना चाहिए कि जो अखंड भारत है, जिसके बारे में कल्पना कर रखा है, किसने कल्पना कर रखा है? मेगास्थनीज ने कहा है कि मैंने एक भारत देखा है अपनी आंखों से। 321 वर्ष पूर्व भारत मैंने आंखों से देखा है। ऐसा भारत देखा है मैंने
कि जो बर्मा से लेके अफगानिस्तान तक एक है, जहां के बटखरे एक है, जहां का न्याय बहुत अच्छा है, न्याय पंचायतें एकदम मजबूत हैं। आज हम आपसे कहेंगे कि आज एक नई चुनौती हमारे सामने आई है। पिछले अनेक वर्षों में इस्लाम के कालखंड और ब्रिटिश कालखंड में भारत के गांवों की उपेक्षा हुई है। इस कोरोना ने हमको फिर से सोचने के लिए मजबूर किया है। आप सोच सकते हैं कि भारत के गांवों की कितनी उपेक्षा हुई है। ये जो संविधान सभा बनी, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गए, कोई गांव की चर्चा उस संविधान सभा में नहीं हो पाई। अंत में हिंदू नाम का चेन्नई से छपने वाला अखबार ने लिखा कि संविधान सभा के अध्यक्ष माननीय राजेंद्र प्रसाद जी आप कैसा करा रहे हैं। तब जाकर के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के नाम पर, नीति निर्देशक सिद्धांत के नाम पर गांव की चर्चा संविधान। आज इस कोरोना ने हमको गांव के बारे में सोचने के लिए एक रास्ता बनाया है कि जो भारत का गांव जो मैगेसरीज करता है, जिसको हेनसेन अपने अनुभवों के आधार पर लिखने की कोशिश करता है, उस गांव को आज खड़ा करने के लिए आज हम सबको संकल्प करने की जरूरत है कि छत्रपति शिवाजी का जो आज राज्याभिषेक का दिन है, जो हिंदू साम्राज्य का दिन है, जो भारत का संकल्प लेने का जो दिन है, जो मन तैयार करने का दिन है, जो विश्वास पैदा करने का दिन है कि इस प्रजातंत्र में अब किसी को किसी के सीने से खून निकालने की कोई जरूरत नहीं। इस बढ़ते हुए भारत के प्रजातंत्र में कोई हिंसा का कोई स्थान नहीं है। हमने कहा है अपनी बात को कहने के लिए पत्र व्यवहार से कहिए, अनशन हड़ताल से कहिए, जन जागरण से कहिए। हमने कहा है इस भारत का जो प्रजातंत्र हम सवार रहे उसमें हम आप सभी जैसे अनेकों स्वयंसेवकों से इस बात की आशा रखते हैं कि आप ये मन तैयार करिए कि जो वर्तमान भारत है, ये कोरोना के कारण जो पूरे भारत के अंदर शहरों से एक बड़ी संख्या में जो अपने बंधु आए हैं उनको गांव में कैसे टिकाएं। आज आपसे हम कहेंगे कि आज आप विचार करिए। हम वर्तमान इस भारत को बनाने के लिए एक स्वप्न देखा था गांधी ने 1945 में, लेकिन उसको कांग्रेस और नेहरू ने चलने नहीं दिया। उन्होंने कहा था कि मैं चाह रहा हूं कि भारत का जो नया विकास का मॉडल होगा उसमें गांव का बिंदु होगा। लेकिन नेहरू ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं सोचा था कि इन 36 सालों में आप बदल गए होंगे, लेकिन आप तो अपने कायम में हिंद स्वराज्य पर, ग्राम स्वराज्य पर, कांग्रेस ने कभी हिंद स्वराज्य और ग्राम स्वराज्य को स्वीकार ही नहीं किया। अरे आज तो हम शहरीकृत भारत में आगे बढ़ रहे हैं, बड़े कल कारखाने लगाने जा रहे हैं मित्रों। आज बड़े कल कारखाने शहरीकृत भारत का परिणाम है कि 3-3 हजार किलोमीटर पैदल चल करके लोग खा। हम आपसे विश्वास दिला रहे हैं कि आप इस नए भारत को बनने में, मैं जहां रहता हूं मेरा क्या सहयोग हो सकता है। इस सरकार के साथ में, समाज के साथ में एक संवाद हो रहा है कि भारत के विकेंद्रित विकास के लिए, डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट के लिए एक नया कॉन्सेप्ट नोट्स बने। और कॉन्सेप्ट नोट्स हो सकता है कि सभी ब्लॉक खंडों पर ऐसे रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर खड़े किए जाएं जिसमें भंडारण से लेकर के स्किल डेवलपमेंट के सभी प्रकार के काम उत्पन्न किए जाए। ऐसे नौजवानों को, हाथों को स्किल इंडिया के द्वारा ऐसे नौजवान हाथों को हुनर संपन्न बनाने का शिक्षा के आधार पर नहीं, साधना और श्रम के आधार पर व्यक्तियों को खोजने का एक क्रम किया जाए। यही आज का संकल्प होगा। मैं चाहूंगा कि विश्वास, जीवन में विश्वास होना चाहिए। विश्वास के लिए अपनी साधना होनी चाहिए और साधना पहले शरीर पर होना चाहिए।
यह जो साधन है शरीर के रूप में, इस भारत माता की सेवा का, इस पर हमको विश्वास होना चाहिए, इसकी शुद्धता होनी चाहिए, आत्मविश्वास बढ़ना चाहिए। और भारत की भक्ति जैसा पत्र में आपने पढ़ा, वह हमारे हृदय में जगे। हम संकल्प करें कि समाप्त होते उस हिंदुत्व के सूर्य को 1674 में जैसे छत्रपति शिवाजी ने एक ऐसा प्रकाश दिखाया, पूरा भारत बच गया। आज हम सभी अपने घरों से छत्रपति शिवाजी की तरह नौजवान खड़ा करेंगे कि भारत का हर गांव का सूर्योदय हो जाए, यह ग्रामोदय हो जाए, ग्राम स्वराज्य की कल्पना हो जाए। और जो स्वामी समर्थ रामदास ने जो राम राज्य की शुरुआत की छत्रपति शिवाजी के द्वारा, वह राम राज्य हम खड़ा कर दे, गांधी का स्वप्न साकार कर दे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों का धर्म राज्य खड़ा कर दे। मित्रों, आज हम सब स्वयंसेवक बंधु इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए आज चल पड़े हैं कि भारत में धर्म राज्य लाएंगे, राम राज्य की स्थापना करेंगे, समाज में निचले व्यक्ति को पूर्ण अधिकार देंगे, उन ऊंचे लोगों के बराबर बैठाएंगे और संघ का 100 साल 2025 में पूरा होने वाला है। 100 साल से पूर्व भारत के विकास का एक ऐसा चित्र खींचेंगे। हम आपके हाथ चाह रहे हैं, उस हाथ में अनेकों नारे हो सकते हैं, अनेकों नियमावलियां हो सकते हैं, लेकिन एक ही आपको अपने मन में भाव पैदा करना है, भारत भक्ति अपने हृदय में बढ़ानी है। यह भारत भक्ति बढ़ाने का जो आज दिन है, जो संकल्प लेने का दिन है, इसी भावना को लेते हुए अपने मन में छत्रपति शिवाजी को पिरो करके आप संकल्प लेकर के जाइए। मैं समझता हूँ आज के दिन इतना ही पर्याप्त है।